स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम करते हैं कैरियर प्लानिंग। अचानक का ये टॉपिक है, कैरियर प्लानिंग है। कैरियर प्लानिंग की हम प्रोसेस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमें कैरियर प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें ये चीज़ फॉलो की जाती है कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और उनके अंदर क्या स्किल है ताकि उसका हम ऑप्टिमम यूज कर सकें, एक बेस्ट यूटिलाइजेशन उसका हम ले सकें। तो उसके लिए कैरियर प्लानिंग है ये अडॉप्ट करती है प्रोसेस को, या एक स्कीम कहो कि जिसके अंदर क्या होता है ना कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, उसको पहचानने की और जितना वर्क वो आज कर रहे हैं उसको मोटिवेट करके कि आगे उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, उनके कैरियर की प्लानिंग करने में, उनको ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कि उनका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना वो सेटिस्फाई होते हैं। उन्हें ये होता है कि अगर जितने ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं हमारे आगे जो प्रमोशन की। तो इसमें अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आप ये इसको एबल कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन होते हैं, आप मतलब इसमें आप फील्ड में आप जा सकते हो, इसमें और बेटर कर सकते हो और अच्छा इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो चीज़ें हमारी यूज की जाती हैं। नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं कैरियर, तो देखो वैसे तो 10th के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि भाई जब हम स्ट्रीम सेट करते हैं कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है, तो वो कहीं ना कहीं एक कैरियर प्लानिंग का एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है कि हम इसमें देखते हैं कि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं तो एक प्लानिंग करी ना हमने, किसी ने मेडिकल लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, तो वो अपनी प्लानिंग के हिसाब से चूज करते हैं। अभी उन्होंने प्लान किया है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है तो मेडिकल लाइन में जाएंगे, उन्होंने बिजनेस लाइन में जाना है तो वो कॉमर्स में जाएंगे, बैंकिंग का, अकाउंटेंट का, तो वो कॉमर्स लाइन में जाएंगे। तो उसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट करती है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं एट प्रेजेंट वो क्या है और उनको थोड़ा सा ट्रेंड करके हम और उनसे क्या मतलब यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ताकि बेस्ट यूज हो। ऐसा ना हो, इसका जो आचार का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना उनका एक मेन चीज ये होती है राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट प्लेस। यानी कि इसका मतलब क्या है, सही आदमी सही मतलब कि जो पर्सन जिसकी जो एबिलिटी है, जो बंदा वो काम कर सकता है उसको, और जब अपने को रिक्वायरमेंट है उसी टाइम और जिस जॉब के लिए वो कैपेबल है उसी जॉब पे उसको लगाया जाए तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। तो अभी हम करते हैं कि कैरियर प्लानिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो ये जो चीजें हैं ये प्रोसेस में, प्रक्रिया में चलती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हमने आज कर दिया उसके बाद जरूरत ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू जितने भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी बदलती रहती है, कंप्यूटर नए आते रहते हैं, तो ये चीजें चेंज होती रहती है। तो उससे क्या होगा कि प्रोसेस है थ्रू द व्हिच एन इंडिविजुअल सेट ए कैरियर गोल एंड आइडेंटिफाई द मींस टू अचीव दैट। कि इसमें कैरियर प्लानिंग में क्या करता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो चेक करता है कि आज मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, अपने कैरियर गोल के लिए, ठीक है। तो वो अपने जो भी उसका टारगेट होता है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए उसको और क्या करना है, वो उस चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करता है और फिर उसको मैं कैसे उसको पूरा कर सकता हूँ। अब एक बच्चा है, उसका सपना है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो वो अभी उस चीज को पूरा करने के लिए मेडिकल लाइन में ही जाएगा, उसकी ही स्टडी करेगा, जितनी हो उसके जितना बड़ा उसको डॉक्टर बनना उसी हिसाब से वो स्टडी करेगा। एक बच्चा है उसको अकाउंटेंट बनना है तो वो अकाउंट्स की यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम में जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग फिर सीए में जाएगा, सेल्स करेगा। तो ये उनकी स्टडी होती है कि जिसके थ्रू वो जो पहले तो आइडेंटिफाई करता है ना कि उसका गोल क्या है, वो कैरियर में अपने लाइफ में चाहता क्या है, और उसके बाद उसको पूरा करने के लिए उसे क्या करना है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है, तो उनको इससे क्या बेनिफिट होता है, एक तो जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है ये अचीव होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हर किसी का टारगेट होता है कि अपने प्रॉफिट को क्या करें, वो मैक्सिमाइज करें। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो उसके लिए उन्हें जितने भी उनके एम्प्लॉइज हैं, जो अराउंड सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है कि जितने उनके मतलब जो एम्प्लॉइज उनको ट्रेन करते जाएंगे, सेटिस्फाई होंगे, तो वो अपना 100% देंगे कि वो जितने हो उसके अपनी स्किल को यूज करेंगे और ताकि हमें और बेस्ट मिले। और उनको फिर एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट होगा कि इससे उनको प्रमोशन मिलेगी, ठीक है, और उनका रेपुटेशन इंक्रीज होगा, उनको रिवॉर्ड दिए जाएंगे।
तो उनका क्या होता है ना कि जो एम्प्लॉयज है उनकी स्किल हाई होती है और उनको प्रमोशन होता है, तो कुछ से रिवॉर्ड मिलते हैं, एक लेवल बढ़ता है उनका। दूसरा इनका क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पूरा करने हैं। दूसरा कि लेबर टर्नओवर खत्म होता है। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि जो लेबर है, जो मतलब एम्प्लॉइज हैं, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो अगर वो उनमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा रहेगी ना कि वो छोड़ के जा रही हैं, तो वो चीज़ें जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होएंगी ना, उतना ही मतलब बिजनेस को लॉस है। नए नए एम्प्लॉइज़ को रिक्रूट करने में, सिलेक्शन करने में, जो प्रोसेस है कि नए एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करने में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और नए एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्रेन करने में भी टाइम लगता है। तो उन चीज़ों को कम करने के लिए अगर उनको हम हमारे यहाँ पे कैरियर ऑप्शन रखते हैं, और बड़े बड़े बिजनेस में, कंपनीज में क्या होता है कि एक पर्सन उसने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो वो उसको अभी हमको ये है कि मेरे को एक्सपीरियंस हो जाए। जैसे वो एक्सपीरियंस होता है ना, तो अगर आज वो 25-30,000 में वर्क कर रहा है ना, तो अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो वो चीज़ ढूंढेगा कि नहीं अब मुझे इस काम का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं इसके 50,000 से ऊपर ले 50,000 नियर अबाउट ऐसे ऊपर क्रॉस करें, तो वो तो अगर वो चीज़ें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में दे देंगे, तो वो कहीं और नहीं ढूंढेगा उन चीज़ों को। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होता है ना कि जो टर्नओवर है ना, वो भी कम होता है, और हमारे जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो बना रहता है, एटमॉस्फेयर पीसफुल होता है, एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं, तो उससे हमारा बेनिफिट है वो भी बढ़ता है। अब इसके मेन टॉपिक पे आते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है? प्रक्रिया। एज यूजुअल हम प्रोसेस ही कर रहे हैं, तो प्रक्रिया क्या होती है कि स्टेप टू स्टेप उसमें हम एक्टिविटी काम करते हैं। पहले एक काम करेंगे, उसके बाद दूसरा, कि जो पहला कदम है ना वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें आगे मूव करना है, तो अगर हम पहला कदम हमने आगे रखा है, तो दूसरा भी हमें रखना होगा, पर वो कब रखा जाएगा कि जब पहला आपने रख दिया। सेम एज यूजुअल प्रोसेस के अंदर होता है, प्रक्रिया में होता है कि पहले हम इसमें स्टेप टू स्टेप चलते हैं कि पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे, फिर हम ये एक्टिविटी करेंगे, तब इसका हम एक प्रॉपर रिजल्ट के पहुंचते हैं कि हम ये चीज़ हमारी सही है, ऐसे इस काम को करना चाहिए। तो इसी के हम प्रोसेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है प्रिपेयरिंग द पर्सनल इन्वेंट्री। सबसे पहला काम क्या होता है? पर्सनल इन्वेंट्री। यहाँ पे ह्यूमन एसेट्स की ही बात हो रही है। जो पर्सनल इन्वेंट्री बोला गया है, ये भी हमारा ह्यूमन एसेट्स की ही बात हो रही है। ये जो भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, सबसे पहले इन्वेंट्री यानी कि वो हमारे पास कितने हैं, ठीक है। तो एसेट्स के रूप में ले रहे हैं, तो हम इन्वेंट्री एक स्टोर के रूप में कि हमारे पास एट करंट कितने हैं एम्प्लॉइज हैं, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो उतने हैं या उससे कम है। अगर कम है तो यहाँ पे उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि हम कोई कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह के हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हमारे पास आज एट प्रेजेंट मोस्ट कितने लोग काम कर रहे हैं, किन कौन स्किल पे काम कर रहे हैं, किस फील्ड पे है, कितना टाइम से कर रहे हैं, और जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट है उतने के उतने हमारे पास है कि नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं कि उनको और वर्क असाइन किया जाए, वर्क और बढ़ाया जाए। अगर कम है तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें पहले इस स्टेप को पूरा करना होता है कि उसको हम फुलफिल करें। ये स्टेप करने के बाद जब हमारे पास पूरा का पूरा डिटेल आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या कहता है? आइडेंटिफाई इंडिविजुअल नीड्स एंड एस्पिरेशन। कि हम फिर उसके बाद क्या करते हैं कि कैरियर प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन तो उसका साइड बेनिफिट लेता है, बट इसको ज़्यादातर हम जो एम्प्लॉइज है ना, इंडिविजुअल से कनेक्ट करके ही रखते हैं कि उनको बेनिफिट होना चाहिए, उनके हिसाब से वर्क करते हैं। तो जो इंडिविजुअल नीड्स है यानी कि लोगों की, अब हर एक किसी के अपने अपने क्या होते हैं, गोल होते हैं कि आज कोई बंदा एक बेसिक ग्रुप में काम करने लगा है, तो उसका एम क्या है लाइफ में कि वो उसको कहाँ तक जाना है। कोई फर्स्ट स्टेप पे यहाँ आके कोई नहीं रुकना चाहेगा, हर किसी का एम होगा कि वो उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल वो चाहता है, तभी वो आज उस चीज़ की मेहनत कर रहा है। अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं चाहता कि वो उस लेवल को अचीव करे, तो फिर उसके तो लाइफ में यूँ मानो कि बस ठीक है निकल रहा है, अपनी लाइफ को वो अच्छे से जी नहीं रहा है। अगर कोई बंदा नई चीज़ें करने की चाहत रखता है, कुछ और पाने की चाहत रखता है, तो वही बंदा जब सक्सेस होगा हार्ड वर्क करेगा और एक्चुअली में वही लाइफ को जी रहा है। मेहनत करना ये नहीं होता कि वो मेहनत के पीछे भाग रहे हैं। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अपने लाइफ के लिए मोटिवेटेड रहना कि उसको कुछ और नया करना है, कुछ और अचीव करना है, जितना है उसको सेटिस्फाई हो होता है कि ठीक है अच्छा है, बट वही रुक जाना ये सही नहीं होता कि हमें आगे आगे आगे
बच्चे नया नया सीखते रहना चाहिए, हम लाइफ टाइम स्टूडेंट रहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की एक पर्सन अपने यहाँ पे जो काम करने आया है तो वो किस गोल से, किस पर्पज से आया है, क्या उसका अचीव है। अगर वो मैनेजर की पोस्ट पे है तो वो चाहेगा कि वो उसको और आगे सुपरविजन की पोस्ट पे जाए, तो मैनेजर से हो जाएगा जनरल पे, उससे और हायर पे, कि उसको मतलब ज़्यादा जितना हो सके उसको प्रमोट किया जाए, उसको नई नई फील्ड उसको अलॉट की जाए। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों की डिटेल देखते हैं कि अलग अलग पर्सन की क्या क्या है। उनकी जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमें पता चल गया कि इसकी ये चीज़ें हैं, ये रिक्वायरमेंट है, एस्पिरेशन ये बनती है, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है, किस बेस पे, उस पर्सन की स्किल के बेस पे, ठीक है, नॉलेज के बेस पे, और सबसे बड़ी बात उसकी वॉन्ट्स के ऊपर कि वो और क्या करना चाहता है, कितना वो सीखना चाहता है। तो उसी के हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना वो यहाँ पे अचीव कर सकता है। हम ये बात में और जो समझाएंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके लिए, और कौन थोड़े से टारगेट में इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाए तो उनके लिए इतने ऑप्शन और हो सकते हैं, ये क्या उनके आज प्रेजेंट स्किल है उसको कैसे वो बढ़ा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों की हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज एस्पायरेशन विद द कैरियर प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज। जो एक इंडिविजुअल की अपनी एस्पायरेशन है, अपनी खुद की वॉन्ट्स हैं, एम है जिंदगी में कुछ करने का, तो उनको हम कॉन्ग्रेट कर देते हैं अपने कैरियर प्लान में। कहीं ना कहीं ये बात कहें कि उनको हम साथ लेके चलते हैं कि एक इंडिविजुअल का जो गोल है ना उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हमारे बिजनेस के साथ। अगर हम उनकी उन चीज़ों की पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि एक पर्सन कितना करना चाहता है, उसी हिसाब से उसको ट्रेनिंग दी, हमने अपॉर्चुनिटी भी दी कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करेगा। वर्क करेगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, वो भी हाई हो रहा है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना, वैसे इकोनॉमिक्स की टर्म है ये कि एक इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है, इट मीन्स एक सोसाइटी ग्रो करती है, एक सोसाइटी ग्रो कर रही है, इट मीन्स कि एक नेशन ग्रो करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को, उनके नीड्स को ध्यान में रखेंगे, उनके एस्पिरेशन को ध्यान में रखेंगे, तो उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ, कि जो यानी कि एम्प्लॉयज का और हमारे जो बिजनेस की दोनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं ताकि दोनों को ही बेनिफिट हो। बिजनेस उनके लिए प्रोवाइड करवाते हैं तो कोई ना कोई फायदा तो बिजनेस को ही होता है ना, आगे लिए एम्प्लॉयज के लिए तो करे बिजनेस, इतना तो कोई बिजनेस मैन नहीं है कि वो एम्प्लॉयज के लिए खुद का उसमें प्रॉफिट है वो ना देखे, अपने प्रॉफिट, क्योंकि सबसे बड़ा ही बिजनेस का काम यही है कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके चले। तो साथ में सोशल लाइफ में चलता है, अपनी नेट वैल्यू को हाई करते हैं, लेकिन अपने एम को तो नहीं ना वो भूल सकते। तो उसके बाद एक सकता है फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी, फिर उसी के साथ जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है ना उसको फॉर्मुलेट कर देना, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, हम उसको हम क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, ठीक है। यानी कि उसको हम क्या करेंगे, फॉलो अप करेंगे। अब भी उस चीज़ को अब हमने प्रैक्टिकली लागू कर दिया कि हाँ ये चीज़ें, ये ऑप्शन दिए जाएंगे, इस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। देन इसका आता है पीरियडिक रिव्यू। पीरियडिक रिव्यू है ना एक कंट्रोलिंग टाइप होता है कि इसमें ना ये जो अकॉर्डिंग टू टाइम टू टाइम हम क्या करेंगे, टाइम टू टाइम हम इसकी रिव्यू लेते रहेंगे, हम इसको चेंज करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि कोई भी अगर चेंजेस हुए हैं तो उनको अकॉर्डिंगली फॉलो किया गया है कि नहीं, उनको कितना एक्सेप्ट किया गया है, कितना इसमें चेंजमेंट आया है। ये चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करनी जरूरी है। हमने इनको लागू कर दिया, उसके बाद हमने इनको देखा ही नहीं, ठीक है, तो उनको चीज़ों को संभाल ही नहीं करिए, तभी तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होगी ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ध्यान दे रही है, जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं तो वो उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो उनका चीज़ पड़ी है वो पड़ी है, क्योंकि वो कोई अपना नहीं ना कोई समझता उस चीज़ को। तो सेम यहाँ पे है कि अगर उसको पीरियडिक रिव्यू नहीं देंगे ना तो हमें पता नहीं ना चलेगा कि हमने जो चीज़ लागू करी है उसमें कितना चेंजमेंट आया है, कितना इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, या फिर उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। तो ये भी बहुत जरूरी है। लाइक कंट्रोलिंग में भी हम यही करते हैं कि जैसा हमने स्टैंडर्ड दिया था उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, सेम यहाँ पे भी हम चेक करते हैं टाइम टू टाइम रिव्यू लेके। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस था जिसके अंदर कैरियर प्लानिंग है वो की जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि पर्सनल इन्वेंट्री, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं जो ह्यूमन्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं जो वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और कितने हम अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। उसके बाद उनकी इंडिविजुअल की जो कितने पर्सन हैं, जो एम्प्लॉइज हैं उनकी उनकी क्या नीड्स है, वांट्स है, वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या उनके
गोल है, उसके बाद उन्हीं के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो उनको दिलानी है, या उनके लिए हम देखते हैं कि उनको स्किल की बेस पे, नॉलेज की बेस पे, उनकी एबिलिटी के बेस पे, उनकी वॉन्ट्स की कि वो कितना हार्ड वर्क वो कर रहे हैं। तो उसके बाद हम फॉर्मुलेट करते हैं कि जो भी हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके एस्पिरेशन को और कैरियर अपॉर्चुनिटी को हम एक तरीके से साथ में लेके चलना की कोशिश करते हैं कि दोनों कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि इसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट मिले और उसका एम्प्लॉइज को एक इंडिविजुअल गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लेके आना, ताकि दोनों का ही हम फुलफिल कर सकें। फिर उस चीज़ को जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे, जो भी हमारी रणनीति होगी, पॉलिसी होगी, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लागू कर देंगे, और लागू करने के बाद टाइम टू टाइम इसका हम क्या करेंगे, रिव्यू लेते रहेंगे, जिसमें कितना हमें इसका रिजल्ट मिला या कितना इसका हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आया है। तो ये थी आपकी कैरियर प्लानिंग की प्रोसेस। होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी के कोई और टॉपिक हो जिसमें आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से हम बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिजल्ट मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।